तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव है और आप जुड़ चुके हैं स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। जो आज का टॉपिक जो मैंने चूज किया है दैट इज द मशीन इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। ज्यादातर जो है आप देखेंगे, ज्यादातर आप मशीन लर्निंग का नाम आजकल बहुत ही फ्रीक्वेंट लिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि मशीन लर्निंग एक्चुअल में इतना जो मशीन लर्निंग के नाम पे इतना हल्ला हो रहा है कि मशीन लर्निंग ये है, मशीन लर्निंग वो है। तो मशीन लर्निंग एक्चुअल में होती क्या है, और ये किसी एक लैंग्वेज का के लिए एक कह सकते हैं कि किसी एक लैंग्वेज पर इसका डिपेंडेंस नहीं है कि हम ये कहें कि ये किसी एक लैंग्वेज पर डिपेंडेंट है। तो ये भी एक तरीके का देखा जाए तो विरोधाभास है, जिसमें ज्यादातर लोग जो है इस चीज को ऐसे समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज पाइथन जिसको कहते हैं मशीन इंटेलिजेंस केवल पाइथन पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। तो मशीन इंटेलिजेंस का एक्चुअल, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कई मैसेज आए मेरे मेल पर कि सर मशीन इंटेलिजेंस के बारे में और मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा मुझे आप गाइड करिए कि मशीन लर्निंग और मशीन इंटेलिजेंस के बीच में क्या कोई सामंजस्य है, या एक टर्म है बिग डेटा, डीप लर्निंग, इनसे क्या इसका कुछ कशमकश या कुछ इसका जुड़ता है इस चीज से कि कोई रिलेशनशिप है, अगर है तो कैसे है बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो हमने एक छोटा सा एक स्नैपशॉट बना रखा है कि इसमें आपको मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पर आप खुद जज कर पाओगे कि बेसिकली कैसे जो है वो वर्क कर रहा है ये चीज मशीन इंटेलिजेंस और लर्निंग। एक्चुअल में सही मायने में कहा जाए तो मशीन इंटेलिजेंस और लर्निंग बेसिकली मशीन जो है लर्न करती है और कुछ सेट ऑफ ऑप्टिमाइज्ड एल्गोस के थ्रू उस लर्निंग को अपने इंटेलिजेंस के रूप में स्वीकृत करती है। बहुत सी एल्गोरिथम्स हैं और उसका मैथमेटिकल डिडक्शंस भी है। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स जब ट्रेनिंग डेटा पे लगती हैं तो वो ट्रेनिंग डेटा आगे चल के इन्फॉर्मेशन में बदलता है। वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, चूंकि हम इन्फॉर्मेशन को कह सकते हैं मीनिंगफुल डेटा, और ये मीनिंगफुल डेटा किसी स्पेसिफिक यूजर के पर्सपेक्ट में आएगा, क्योंकि हो सकता है किसी एक यूजर में अगर कोई डेटा मीनिंगफुल हो तो किसी दूसरे यूजर के लिए वो डेटा मीनिंगफुल ना हो। ठीक है, तो मैं छोटा सा स्नैपशॉट मैंने इसकी का तैयार किया है, पीछे बोर्ड पे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं कि डेफिनेशन से। तो मशीन लर्निंग की डेफिनेशन बहुत बेसिक मैंने लिखी है। मशीन लर्निंग इज अ फॉर्म ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इनेबल्स अ सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डेटा रादर देन थ्रू एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। अभी तक हम जितना भी अपना कंसोल बनाते थे या जो कुछ भी हम इम्पार्ट करते थे वो प्रोग्रामिंग से करते थे, इससे पहले भी करते थे। उसके बाद कई कॉन्सेप्ट्स आए। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये गवर्न करता है कि जो हमारा जो लर्निंग हमारी हो वो डेटा से डायरेक्ट हो, ना कि किसी प्रोग्रामिंग से। प्रोग्रामिंग से लर्निंग होने से सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि प्रोग्रामर जो है जो एक्सप्लिसिट मैसेज देना चाहता हो जो चीज बनाना चाहता हो अभी पक्का नहीं है कि वो पता नहीं उसने सही बनाई है कि नहीं बनाई है, या उसने जो प्रोग्रामर ने जो सोच लेकर उस प्रोग्रामिंग को किया है वो एक्चुअल में वही रिड्यूस कर रहा है जो एक बिजनेस लॉजिक जो जिसके लिए ये बना हुआ है, जिसके लिए प्रोग्राम बनाया गया है, वो एक्चुअली बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास बीच में बैरिकेडिंग होती है। बैरिकेडिंग का मतलब प्रोग्रामर उसको समझेगा, फिर कोड बनाएगा, और जब ये कोड बनाएगा तो उसके हिसाब से मशीन समझेगी, जो कि हम लोग अभी तक करते थे मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं मशीन कोड कहते थे जिनको हम, या हम ये कहते थे कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली क्या है, मशीन लैंग्वेजेस हैं। ये मशीन लैंग्वेज एप्लीकेशन लैंग्वेजेस जो है वो मशीन लैंग्वेज में कोड को ट्रांसफॉर्म करती है, और मशीन लैंग्वेज जो है वो उस कोड को समझता है और पढ़ता है। तो इसे कहते हैं ये एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग होती थी हमारी। तो अब हम एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग को थोड़ा ब्रेक देते हैं। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक सीधे मशीन तक पहुंचे। तो डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक मशीन तक पहुंचेगा कैसे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उस पर हम डायरेक्टली एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म का यूज करते हुए डायरेक्ट डेटा को हैंडल करें रादर देन प्रोग्राम को हैंडल करने के। तो ये जो लर्निंग होती है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि लर्निंग जो है, यहाँ पे लर्निंग जो होगी वो लर्निंग होगी थ्रू डेटा, जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग ऑन डेटा, किसी डेटा पे डायरेक्टली जो ट्रेनिंग हम करते हैं दैट इज द ट्रेनिंग ऑन डेटा। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि
जो है कि यहाँ मशीन जो है डायरेक्टली डेटा से इनपुट लेती है रादर देन किसी प्रोग्रामिंग की। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि यहाँ पे जो भी इंटेलिजेंस मेकिंग होती है, जो भी एल्गोरिथम मेकिंग होगी, वो डेटा से होगी रादर देन प्रोग्रामिंग से। मतलब हम यहाँ पर हम ये बात ये कह सकते हैं कि हमें मशीन लैंग्वेज पे डिपेंडेंसी हमारी जो है वो हमें कम करनी है। मशीन लैंग्वेज पे हमें अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है कि पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम पहले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो, मशीन लैंग्वेज से वो कंपाइलर उसको मतलब मशीन लैंग्वेज से वो आपका मशीन के इंस्ट्रक्शन मशीन समझे उस चीज को, मशीन लैंग्वेज को, जो कि असेंबली लैंग्वेज होती है, आपने अक्सर देखा होगा। तो हमने क्या किया है कि जो मशीन इंटेलिजेंस क्या मशीन लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम डेटा पर हम जो है वो एआई लगाएं या डेटा से हम लर्न करें रादर देन लर्निंग फ्रॉम द एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, जिसमें कि हमारा डिपेंडेंस खत्म हो कि हम किसी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी को पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करें और फिर वो कोड जो है मशीन समझे। तो ये तो एक पर्सपेक्ट हो गया, डेफिनेशन हो गई। दूसरी बात क्या है कि अब यहाँ पे बिग डेटा का कॉन्सेप्ट कैसे है, कैसे बिग डेटा से जुड़ा है ये। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है बिग डेटा से कैसे जुड़ा है ये। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि एक्यूरेसी, किसी भी मशीन लर्निंग एल्गो की एक्यूरेसी डिपेंड करती है डेटा के डाइवर्सिफिकेशन पर। जितना बड़ा ट्रेनिंग सेट होगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है, मान के चलिए आपको एक डिसीजन लेना है किसी चीज को लेकर, और वो डिसीजन अगर आपके पास सेट ऑफ इनपुट्स ज्यादा आएंगे तो डिसीजन मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप उस पर ही अपने एक धारणा से कहते हैं धारणा बनाने की बात। जब आपके पास केसेस, डॉक्टर होता है उसके पास केसेस ज्यादा आते हैं, तो उस केस जितना ही डॉक्टर ज्यादा केसेस एक्सेस करेगा उतना ही ज्यादा उसकी एक्सपर्टाइज होगी। वैसे यहां पर भी है, जितना ही हमारे पास ट्रेनिंग डेटा जितना इनटेक में हमारे पास आएंगे उतनी ही ज्यादा उस मशीन लर्निंग एल्गो की एक्सपर्टाइज होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ मशीन लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो डेटा के वॉल्यूम पे डिपेंड है, वॉल्यूम कौन सा डेटा, ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा के वॉल्यूम पे उतनी डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, तो अब चूंकि वॉल्यूम ऑफ डेटा एज अ टर्म आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ डेटा का मतलब सीधा सा ये है कि जब किसी भी डेटा का वॉल्यूम आ जाता है, मतलब उसका मान के चलिए क्वांटिटी डेटा की वॉल्यूम, मतलब सीधा तरह से कहा जाए उसकी क्वांटिटी। अगर डेटा की क्वांटिटी की हम बात करें तो सीधा सीधा अर्थ निकलता है बिग डेटा की तरफ, क्योंकि बिग डेटा जो होता है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा हैंडलिंग को ही बिग डेटा हम कहते हैं। तो हमने इसको कुछ पार्ट्स बताए हैं कि क्या क्या चीजें बिग डेटा में होती हैं। तो बिग डेटा को थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ट्रैवर्सिंग डेटा विद हाई स्पीड। डेटा लार्ज अमाउंट का हो और साथ साथ में हाई स्पीड में ट्रैवर्सिंग भी उसकी हो। ट्रैवर्सिंग मतलब डेटा में स्टोरेज और उसका रिट्रीवल दोनों ही हाई स्पीड में हो। ठीक है, ये भी हमें, और मैनेजिंग वैरायटी फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेज। और डिफरेंट डेटा सोर्सेज से आप अगर इसकी बात करते हैं, आपकी इमेजेस को ले लेते हैं। इमेजेस एक अच्छा एग्जांपल है। तो इमेजेस को लेते हैं तो इमेजेस में जेपीजी फॉर्मेट है, एवीआई फॉर्मेट होता है ना, जेपीजी फॉर्मेट होता है, आपका ऑल फॉर्मेट्स होते हैं, पीएनजी फॉर्मेट इमेज के लिए होता है। तो इस तरह के जितने भी आपके बीएमपी फॉर्मेट होता है इमेज के लिए, तो जैसे आप ऑडियो वीडियो में देखते हो उसको लाइव हम कहते हैं, लाइव जो है रियल टाइम डेटा को एक्सेस करना, वही तरीके से होता है ऑडियो या वीडियो। तो इसके कई फॉर्मेट होते हैं, तो इसी को ले लिया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो जितने डेटा सोर्सेस, जितने भी तरीके के डेटा सोर्सेस हैं, वो सारे डेटा सोर्सेस जो हैं उनको मैनेज करना। मतलब कि अगर सपोज एवीआई फॉर्मेट की फाइल है तो वो वीडियो उसमें जाएगी, अगर पीएनजी फॉर्मेट की फाइल है तो वो इमेज के डेटा सोर्स में जाएगी, इमेज के डेटा स्ट्रक्चर में जाएगी जहां उसको स्टोर होना है। तो उसको मैनेज करना ये भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इससे पहले यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर नाम का एक चीज थी जो डेटा को स्ट्रक्चर करती थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर बिग डेटा में प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास डेटा लार्ज वॉल्यूम का होता है। वॉल्यूम की इंडस्ट्री ऐसे समझिए कि टेराबाइट्स में डेटा मान के चलिए हो, और टेराबाइट्स में अगर आप अपने लैपटॉप में कहीं भी अपनी टेराबाइट्स का डेटा अगर आप ट्रांसफर करें तो उसमें समय लगता है। लेकिन अगर यही टेराबाइट्स का डेटा एकदम से एक्सेसिबल करना हो तो यहां पर बिग डेटा का काम आता है। वैसे आप कहेंगे बिग डेटा का यूज क्या है? बिग डेटा का यूज, अभी तक हम डेटा का यूज तो कर ही रहे थे, तो बिग डेटा का यूज क्या होगा? बिग डेटा का यूज ये होगा, अभी तक हम जितने भी बाइट्स का ट्रांसफर देखते थे, एमबीपीएस में देखते थे, या आपके लोकल सिस्टम में डेटा आप हैंडल करते थे, वो बिट्स पर सेकंड में होता था, मतलब ज्यादा एमबीपीएस में होता था। बेसिकली बात ये है, यहां पर क्या है, बिग डेटा में वॉल्यूम टेराबाइट्स है, उससे भी ज्यादा। तो टेराबाइट्स का डेटा स्टोर तो हो जाएगा लेकिन समय लगेगा। हमें क्या करना है, बिग डेटा का मतलब क्या है, इसी समय को कम कर, इसमें समय उतना ही लगे जितना हम मेगाबाइट्स के डेटा को एक्सेस करने में लगाते थे।
ठीक है। तो मतलब इस समय ट्रेवर्सल डेटा का आज भी टीबी में आपकी हार्ड डिस्क होती है, उसमें टीबी में ट्रेवर्सल आज भी होता है, ऐसा नहीं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो किसी Core2Duo या इंटेल प्रोसेसर, जो भी आपका प्रोसेसर अभी लेटेस्ट वाला भी होगा, उसमें कभी पूरी टीबी की हार्ड डिस्क को खाली करके देखिएगा, पूरी टीबी की हार्ड डिस्क खाली करके देखेंगे, उसमें कम से कम आपको मिनिमम से मिनिमम, अगर अच्छे से अच्छा प्रोसेसर भी लगा है, कैशे भी अच्छे से अच्छी लगी हुई है, ठीक है, या रैम अच्छे से अच्छी लगी हुई है, फिर भी आपको 5 से 8 मिनट लगेगा टेराबाइट्स के डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो बिग डेटा इसी टेराबाइट्स के डेटा को उसी इफिशिएंट स्पीड से मैनेज करता है जिस स्पीड से एमबीपीएस के डेटा को मैनेज किया जाता है। पहली बात तो ये, ठीक है, इसीलिए हम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दिया गया, ठीक है। दूसरा एक टर्म आता है वेरासिटी। वेरासिटी जो है ये बिग डेटा के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी चीज है। वेरासिटी का मतलब क्या है कि हमें जेन्युइननेस भी चेक करनी है कि हमारा डेटा जेन्युइन भी है, डेटा सोर्स से आ रहा है कि नहीं। अब जेन्युइननेस का मतलब सीधा सा ये हो गया कि ऑब्वियस सी बात है, जब डेटा एक्सेस करने के लिए बिल्कुल एकदम से आपके सपोज बफर में लग गया, उस समय उसकी चेकिंग करना मुश्किल है, इसे कहते हैं रन टाइम चेकिंग करना मुश्किल है, क्योंकि टेराबाइट्स का डेटा है। एक बार बिट्स में या बाइट्स में डेटा हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन चूंकि टेराबाइट्स में, क्योंकि बिग डेटा है, वॉल्यूम डेटा का बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इसको मतलब उसको उसकी जेन्युइननेस चेक करना प्रोसेसिंग से पहले, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर बिग डेटा में 4 ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिससे बिग डेटा मिलकर बना होता है। इसके अलावा बिग डेटा में बहुत कुछ चीजें हैं, इन्हीं सबको एक्सप्लेन करते हुए कैसे ये करा जाएगा। तो एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उनकी ट्रैवर्सिंग हाई स्पीड पे होनी चाहिए, टेराबाइट्स में डेटा है, उससे भी ज्यादा बाइट्स में डेटा, मैनेजिंग भी होना चाहिए, वैरायटी डेटा को मैनेजमेंट का भी फंक्शनिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ वेरासिटी भी होनी चाहिए, डाटा की जेन्युइननेस भी चेक करनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि डेटा, टेराबाइट्स का डेटा की जेन्युइननेस चेक करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिथम्स लगती हैं इन सब काम को करने के लिए। तो ये तो बिग डेटा से रिलेशन हो गया आपका इसका मशीन इंटेलिजेंस का या मशीन लर्निंग का। अब बात करते हैं कौन कौन से मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, और उससे पहले हमने एल्गोस कौन कौन सी यूज की जाती है वो देखते हैं। तो एल्गोस में लिखिए एक न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। तो ये इसके एल्गोस में आती है। न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग की भी एक एल्गो है। आप जानते हैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। क्या होती है कि आप ब्रेन की, जैसे ब्रेन हमारा थिंक करता है, उसको मैप करना कि ब्रेन आखिर थिंक कैसे कर रहा है, ठीक है। डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जो न्यूरल नेटवर्क में कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। तो जो यहाँ पे अगर हिडन लेयर की नंबर ज्यादा हो गए और सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है वो हिडन लेयर पे ही उसके सॉल्यूशन दिया जाता है, आप ही को पता है। इनपुट लेयर से आपका इनपुट स्टिमुलस आएगा, आउटपुट लेयर पे आपका आउटपुट जनरेट होगा। इसमें परसेप्ट्रॉन मॉडल इसमें यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा होगा तो सब्सिक्वेंट क्लासेस में जो हमारे यहाँ ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो बेसिकली जितनी ज्यादा हिडन लेयर, अगर मोर देन 1 हिडन लेयर है, ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 हिडन लेयर है, मतलब जहां पे कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी ज्यादा है, इनडायरेक्टली हम कहें कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी ज्यादा है, अगर मोर देन 1 हिडन लेयर है तो वही डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को जन्म देगा, ठीक है। तो डीप लर्निंग क्या होती है, जब न्यूरल नेटवर्क्स में हिडन लेयर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब हिडन लेयर की क्वांटिटी ज्यादा होने का सीधा सा मतलब क्या है कि मोर कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है। तो ये होता है न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग एल्गोस जो आपकी मशीन लर्निंग में आती है। दूसरी आती है बेसियन एल्गोस। तो बेसियन का एल्गोस का बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे कोई चीज निश्चित नहीं होती है। हमने दो चीजों के आधार पर हमें आगे 100 चीजों के बारे में प्रिडिक्ट करना है। तो प्रिडिक्ट करना है तो कैसे करेंगे, हमें ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। तो कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स का यूज हमेशा आता रहेगा, ठीक है। हालांकि लोग बसते हैं कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स का यूज करने में, लेकिन जो R&D में लगे हैं वो बिना मैथमेटिक्स के कंप्यूटर साइंस में कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन होती ही नहीं है। आपसे पहले मैं शायद लेक्चर में बता चुका हूं, रैंडम नंबर जनरेशन एल्गोरिथम्स होती थी, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत यूज होता था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जिसमें यूज होगा वो बेसियन एल्गोस होंगी। तो बहुत सीधा सा फंडा है, जहां बेसियन एल्गोस का कॉन्सेप्ट जहां भी आए, इसका मतलब सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का यूज होगा। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी को मैनेज कर रहे हैं हम 2 ट्रेनिंग सेट के आधार पर 100 ट्रेनिंग सेट का डेटा को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसी से आगे आता है रेगुलराइजेशन एल्गोस टू अवॉइड ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के रेगुलराइजेशन एल्गोस होते हैं। ओवरफिटिंग क्या होती है? ओवरफिटिंग का मतलब यही होता है जहां पर हमारे पास ट्रेनिंग डेटा में 10 ट्रेनिंग डेटा हमारे पास आ गए, उस 10 ट्रेनिंग डेटा के अनुसार हमने कोई रूल बनाया और वो रूल जो जनरलाइज रूल कहलाया। अब उस जनरलाइज रूल को हम क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक सेट पे, ट्रेनिंग सेट पे अप्लाई कर रहे हैं, वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की चीजें ओवर फिटिंग में कहलाती हैं। तो इसको रेगुलराइज करना या नॉर्मलाइज करना, इसकी एल्गोरिथम्स होती है, वो रेगुलराइजेशन एल्गोस के अंदर आती है, जो भी ये भी आपका मशीन लर्निंग एल्गोस का पार्ट है। तो इसके अलावा भी बहुत से रिलेशन मॉडल्स होते हैं, बहुत से एल्गोस होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोस जो मशीन लर्निंग में यूज होंगी वो आपकी इन्हीं कैटेगरी में आती है,
ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम जो होती है इसके अंदर ये 3 एल्गो तो मेन होती हैं। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, हम तो एक इंट्रोडक्टरी आपको एक लेक्चर दे रहे हैं कि दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो ये आपका बेसिकली 3 एल्गो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल नोटेशन की कि मैथमेटिकल नोटेशन क्या होता है। तो मैथमेटिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज होती है। बिना मैथमेटिकल मॉडल के कोई भी मॉडलिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो बात करते हैं, सबसे पहला क्या है, नॉर्म्स निकाला जाता है, देन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकाला जाएगा ऑफ डेटा, नॉर्म्स ऑफ डेटा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ डेटा, रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं इसमें, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन, देन डायमेंशनैलिटी डिडक्शन। ठीक है, ये बेसिकली ये रिपीट हो गया यहाँ पर, ये एक ही चीज है, दीज थिंग्स आर सेम, ये एक ही चीज है। ठीक है, ये अलग अलग चीजें नहीं, 2 बार लिख दिया मैंने। तो बेसिकली नॉर्म्स ऑफ डेटा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ डेटा, रिग्रेशन मॉडल्स ऑफ डेटा, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ये 5 जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैथमेटिकल मॉडलिंग इसी के अनुसार होती है। तो नॉर्म की बात करें तो नॉर्म में क्या होता है, डेटा की इंटेंसिटी को देखा जाता है। डेटा की इंटेंसिटी का मतलब कि जो डेटा आ रहा है हमारा, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे लिखा है डेटा होमोजीनियस है कि नहीं, डेटा की इंटेंसिटी कितनी, डेटा जो आ रहा है वो जिस सोर्स से डेटा आ रहा है वो सोर्स जो है एक ही तरीके के डेटा को देने के लिए बना है। अगर एक ही तरह का डेटा, एक ही क्लस्टर्ड आइटम का डेटा है तो होमोजीनियस डेटा में कहा जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक प्रोसेसिंग करने के लिए एक ही समय पे जेपीजी फाइल भी आ जाए, एक ही समय पर आपके पास एवीआई फाइल्स भी आ जाए। ठीक है, एक ही तरीके से एक ही समय पे आपके पास पीएनजी पिक्चर्स भी आ जाए। तो यहाँ देखिए एवीआई फाइल, जेपीजी या आपके MP4 फॉर्मेट, तो एवीआई MP4 फॉर्मेट तो ठीक है वीडियो के हैं, लेकिन अगर जेपीजी और पीएनजी आ जाए तो ये ऑडियो के हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें डेटा सोर्सेस को भी देखना है कि जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा आए वो डेटा कम से कम होमोजीनियस डेटा हो। मतलब अगर एक बार प्रोसेसिंग इंजन किसी को वर्क कर रहा है तो वो एक ही तरीके के डेटा को वो एक्सेस करे, तो उसमें क्या होगी, उसकी मान के चलिए उसको एक्सेस करने की या उसको रिजॉल्व करने की, एग्जीक्यूट करने की स्पीड प्रोसेसिंग इंजन की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ये इसे कहते हैं नॉर्म निकालना। इसको आप नॉर्म के को अगर आप मैथमेटिकली मॉडल करें तो इस तरह से मॉडल भी होता है, इसको इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं इस चीज में। तो मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका मतलब इंटेंसिटी हम ले रहे हैं, डेटा की इंटेंसिटी होमोजीनियस होनी चाहिए, और साथ साथ में डेटा की फाइनाइटनेस भी चेक करते हैं, डेटा फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि इनडेफिनिट डेटा दे दिया गया या कॉन्टिन्यूअस लूपिंग फंसा हुआ डेटा दे दिया गया तो क्या मशीन इंटेलिजेंस मेकिंग जो एल्गोज हैं फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये चेक होता है। दूसरा है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द डेटा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द डेटा। इसका सीधा सा मतलब ये है, ऑर्थोगोनल आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। ऑर्थोगोनैलिटी में क्या होता है कि डेटा, उसमें वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज होते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजर्स का मतलब कि ये डेटा जो है वो कितना डेविएट कर रहा है अपने मीन मोड, जैसे आपने टूल्स यूज किए होंगे, डेटा कितना डेविएट कर रहा है अपने ओरिजिनल आउटकम से, या आउटकम जिस डिजायर्ड आउटकम को हमें चाहिए उससे कितना डेविएट किया डेटा। तो ये हमारा जाएगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ डेटा, इसकी मैपिंग भी की जाती है। नेक्स्ट है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में सीधा सा मतलब होता है, जहां रिग्रेशन टर्म यूज है उसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे हम डेटा के जो अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स का कोरिलेशन देख रहे हैं कि ये वेरिएबल्स आपस में कितना इंटरडिपेंडेंट है। हालांकि देखा जाए कि वेरिएबल्स का इंटरडिपेंडेंट क्वालिटी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कुछ इंस्टांसेस में अगर इंटर रिलेटेड डेटा है तो डिबगिंग हमारी बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो कोरिलेशन ऑफ डेटा रिग्रेशन मॉडल्स के अंतर्गत आएगा। फिर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का मतलब होता है इररिलेवेंट डेटा जो स्पेसिफिक यूजर के हिसाब से डेटा है, क्योंकि हो सकता है किसी एक यूजर के हिसाब का डेटा जो है वो रिलेवेंट हो, किसी दूसरे यूजर के लिए वो इररिलेवेंट डेटा हो। तो यूजर स्पेसिफिक डेटा के हिसाब से हम उसकी रिलेवेंसी चेक करते हैं उस स्पेसिफिक यूजर के रिगार्डिंग, तो वो आएगी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द मशीन लर्निंग में। आपका मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन का हमारा कंप्यूटर साइंस में हमेशा एक चीज याद रखिए, कंप्यूटर साइंस में एक कॉन्सेप्ट आता है, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, स्पार्स मैट्रिसेस का। क्यों आता है? रीजन इसका ये है कि हम चाहते हैं जो हमारी डेटा जो स्टोर होता है, हमेशा आपको पता होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डेटा मैट्रिसेस ही कहलाती है, चाहे वो एरे, वही मैट्रिक्स बाद में एरेज के फॉर्म में इंप्लीमेंट होती है। तो ये जो मैट्रिक्स बनती है, हम चाहते हैं ज्यादातर आइटम्स जो है वो जीरोज में आए, और ऐसी मैट्रिक्स जिनमें ज्यादातर जो एलिमेंट्स हों वो जीरोज हों वो स्पार्स मैट्रिसेस कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी आपका मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, हम डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हैं। डायगोनलाइजेशन में क्या होता है, हमारा जितने भी एलिमेंट्स डायगोनल में हों वो नॉन जीरो हों, बाकी ज्यादातर एलिमेंट्स जीरो हों।
जो डायगोनल मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी इंटरमीडिएट में, उसमें ये कहा ही जाता है कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स उसमें हो वो जीरोज में हो, जो कि स्पार्स मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है। और ये डायगोनलाइजेशन में डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसमें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हों। तो जितने ही एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स या जितने भी मैट्रिसेस में जितना भी एलिमेंट जीरो होंगे, ऑब्वियस सी बात है उस मैट्रिक्स का एक्सेसिंग या उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड फास्टर होगी। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर साइंस में स्पार्स मैट्रिसेस आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाई जाती है। इसका रीजन ही यही है क्योंकि हम रिड्यूस करते हैं अपने डेटा को स्पार्स मैट्रिसेस में, ठीक है, या एक रेगुलर मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स में, जिससे कि हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो। जीरो है तो नल वैल्यू है, तो डायगोनलाइजेशन सपोर्ट करता है मशीन लर्निंग या मशीन इंटेलिजेंस मेकिंग। ठीक है, क्योंकि इन एल्गोस के कारण जो है आपकी इंटेलिजेंस मेकिंग होगी किस पर, जब ट्रेनिंग डेटा पर हम ये एल्गोस लगाएंगे तो वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनेगी एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूजर के लिए। ठीक है, और लास्ट में यही कहूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग में ये 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग बनाती है मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव में। आगे चल के आपको बहुत सारे नेटवर्क्स या बहुत सारे मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस में आती है मशीन लर्निंग में, और पढ़नी भी चाहिए कि केवल थ्योरी मशीन लर्निंग नहीं है, ना ही केवल प्रोग्रामिंग है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई एल्गो बनाने में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का बहुत यूज आता है। ठीक है, तो ये इन 4-5 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में, जो टाइप्स ऑफ एल्गोस होती है, मशीन लर्निंग होता क्या है, और बिग डेटा से और डीप लर्निंग से कैसे ये एसोसिएटेड है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर इन केस कोई डाउट हो तो प्लीज आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सब कुछ है, तो आप कॉल कर सकते हैं। बच्चे कॉल करते भी हैं, पूछते भी हैं। ये डिमांड भी एक बच्चे की तरफ से आई थी, सर मशीन लर्निंग में एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए और जो हमारा ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या पढ़ा रहा है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो एक्चुअल में आजकल एक समस्या यही है कि जो फैकल्टी को आता है फैकल्टी को पढ़ाती है रादर देन कि जो होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि फैकल्टी को कितना आता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है, एक्चुअल में इसमें है क्या क्या चीज। तो जितना इंपॉर्टेंट एल्गोज है उतना ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी है। ठीक है, तो इसी के मतलब नॉर्म का कैलकुलेशन कैसे मशीन इंटेलिजेंस डेटा सेट पर होता है, डेटा आइटम्स पे होता है, उसका आइट्रेशन कैसे होता है नॉर्म्स के निकालने के लिए, डायमेंशनलिटी रिडक्शन हुआ कैसे, कौन से मैथमेटिकल टूल डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए लगेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन कैसे होगा, स्पार्स मैट्रिसेस में कैसे हम चेंज करेंगे, साथ ही साथ जो है आपका रिग्रेशन कैसे होगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कैसे होगा, हम डेविएशन को कैसे, डेटा के डेविएशन को कैसे मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, ट्रैजेक्टरी प्लानिंग कैसे करेंगे, ये सब इसमें मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको लेक्चर खत्म करता हूं, और कोई डाउट है, कोई भी इसके रिगार्डिंग कुछ हो, तो कोई भी आपको संशय पैदा हो या इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नोट्स ना मिले तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियोस में मेरा सब कुछ मेंशन्ड है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू।